नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर काफी समय से परेशान है और प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा है कि अब वो वहां जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी है। गुजरात के जूनागढ़ जिले के केशोद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में राहुल ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक का भी हमने दिखाया। हर जगह लोग वोट चोर के ही नारे लगा रहे हैं। उन्होंने फिर से दोहराया कि देश में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली वोट चोरी सबसे बड़ी चुनौती है। राहुल का ये बयान पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा के पहले आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचने वाले हैं। ये दौरा खास है क्योंकि मई 2023 में हुई जातीय हिंसा के बाद मोदी पहली बार मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी यहां कुल 8500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7300 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की नींव चुराचांदपुर में रखी जाएगी। यहाँ कुकी बहुसंख्यक है। वहीं 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इम्फाल से शुरू होंगी, जहां मैतेई समुदाय की बहुलता है। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हुई हिंसा में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और हजारों लोग बेघर हो गए। इस बीच विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री पर आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने हिंसा के बाद मणिपुर की सुध नहीं ली। ऐसे में ये दौरा राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि भारत में अगर वोट चोरी की घटनाएं जारी रहीं तो पड़ोसी देश की तरह भारत में भी जनता सड़कों पर उतर सकती है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कहीं भी वोट चोरी ना हो। सब जानते हैं कि जब चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी से काम नहीं चला तो उन्होंने बंदूक से डर से वोट रोकने की कोशिश की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसे हालात बने तो लोग हमारी पड़ोसी देशों की तरह सड़कों पर उतर सकते हैं। अखिलेश इसका संदर्भ नेपाल के जेन ज़ी प्रदर्शनों की तरफ दे रहे थे, जिनके चलते केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। नासिक में शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के जन आक्रोश मोर्चा निकाला। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और खराब सड़क पानी जैसी समस्याओं को लेकर विरोध जताया। मोर्चा कलेक्टर ऑफिस तक गया, जहां दोनों दलों ने सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी के नेता सुधाकर बड़गुजर ने कहा कि सरकार ने लोगों की अनदेखी की। एमएनएस के राहुल ढिकले ने स्मार्ट सिटी के वादों को खोखला बताया। कार्यकर्ताओं ने नियमित जलापूर्ति, सड़कों की मरम्मत और रोजगार की मांग की। स्थानीय चुनावों से पहले ये प्रदर्शन जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास है। वहीं भाजपा नेताओं ने आरोपों को खारिज करते हुए विकास कार्यों का दावा किया। नासिक का राजनीतिक माहौल अब और गर्माने लगा है। एडीआर की रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के 5204 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों में से 21% का वंशानुगत पृष्ठभूमि है। लोकसभा में ये आंकड़ा 31% तक पहुंच गया है। कांग्रेस में 32%, भाजपा में 18% और सीपीआईएम में सबसे कम 8% वंशानुगत सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश में 34% और महाराष्ट्र में 32% राजनीतिक परिवारों से आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं में वंशानुगत राजनीति ज्यादा है। 47% महिला नेता राजनीतिक परिवारों से आती हैं, जबकि पुरुषों में ये सिर्फ 18% है। रिपोर्ट बताती है कि वंशानुगत राजनीति अब भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरा असर डाल रही है। यूटा में चार्ली किर्क की हत्या का आरोपी टायलर रॉबिन्सन गिरफ्तार हो गया है। जांच में सामने आया कि उसने कई दिनों तक योजना बनाई थी। वो मैसेजिंग ऐप डिस्कॉर्ड से राइफल छुपाने और भागने की रणनीति साझा कर रहा था। राइफल झाड़ियों में छिपाई गई थी। पकड़े जाने से बचने के लिए कपड़े भी बदले। परिवार ने बताया कि रॉबिन्सन हाल में अधिक राजनीतिक हो गया था और किर्क को नफरत फैलाने वाला मानता था। एफबीआई ने अभी मकसद साफ नहीं किया है, लेकिन ये मानसिकता साफ झलकती है। निगरानी कैमरों में वही शूटिंग वाले दिन यूनिवर्सिटी पहुंचते दिखा। 2 दिन बाद गिरफ्तारी हुई। यूटा के गवर्नर ने कहा, हमने उसे पकड़ लिया। मामला पूरे देश में सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए, जिन पर कुल 52.5 करोड़ रुपए का इनाम था। ऑपरेशन में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम शामिल रही। मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नक्सली सामग्री बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि मारे गए नक्सली सक्रिय सदस्य थे, जबकि स्थानीय आदिवासी संगठनों ने निर्दोषों के मारे जाने की आशंका जताई और जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे शांति और विकास के लिए अहम कदम बताया। सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्य बढ़ाकर नक्सलवाद खत्म करने की कोशिश कर रही है।
सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम बन गई हैं। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। उनके साथ कुलमान घी सिंह, ओम प्रकाश अर्याल, बालानंद शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। इस कैबिनेट में जेनजी प्रदर्शनकारियों का कोई भी नेता शामिल नहीं है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उधर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भी भंग कर दी है। कर्नाटक में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण में यूनिक हाउस होल्ड आइडेंटिटी और जियो टैगिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में राज्य की लगभग 7 करोड़ आबादी कवर होगी, जिसे अक्सर जाति जनगणना कहा जा रहा है। जिन घरों में बिजली है उनके डेटाबेस में UHID लिया जाएगा और घरों को जियो टैग किया जाएगा। गणना सरकारी स्कूल के 1.75 लाख टीचर्स मोबाइल ऐप के जरिए करेंगे। सर्वेक्षण 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। टीचर्स को पहले 60 सवालों की जानकारी दी जाएगी। जिन घरों में बिजली नहीं है उनकी गणना आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से जोड़कर की जाएगी। रिपोर्ट इस साल दिसंबर तक तैयार होने की उम्मीद है। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट में अपनी ही पार्टी बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऊपर वालों के आशीर्वाद से यहां समानांतर बीजेपी चल रही है और पार्टी को इससे भारी नुकसान हो रहा है। विज ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से पूछा कि इस पर क्या किया जाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब विज ने पार्टी के अंदर चल रही दरारों को उजागर किया। फरवरी में भी उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य अध्यक्ष मोहन लाल बडोली पर आरोप लगाए थे। हाल ही में कैबिनेट बैठक में नाराजगी जताई, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया था। विज ने मीडिया ब्रीफिंग में नोटिस के वायरल होने पर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन पर बनाए गए AI वीडियो को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने इसे सभी महिलाओं का अपमान बताया है, जबकि कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो किसी का अपमान नहीं कर रहा, बल्कि एक मां अपने बच्चे को शिक्षा दे रही है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट के लिए नीच राजनीति कर रही है। अनुराग ठाकुर, सैयद शाहनवाज और अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि देश की माताओं की भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इसमें अपमान जैसा कुछ भी नहीं है और बीजेपी इसे सहानुभूति पाने के लिए मुद्दा बना रही है। मामला अब सियासी विवाद में बदल गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस ने एक्स पर PM मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन का AI वीडियो शेयर किया, जो दर्दनाक और अपमानजनक था। गिरिराज ने कहा कि कांग्रेस RJD नेताओं ने तकनीक का गलत इस्तेमाल कर जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे नेहरू और माउंटबेटन का AI वीडियो बनाएं तो कांग्रेस क्या करेगी। उन्होंने नेहरू पर भी कटाक्ष किया और आरोप लगाया कि व्यक्तिगत लगाव में फंसे नेहरू ने राष्ट्रहित को कई बार जोखिम में डाला। गिरिराज ने इस बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है और AI वीडियो विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.